साथियों, आप सभी का विजन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर के अंतर्गत 20 नवंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि भारत ने 35 वर्षों बाद ILO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो शासीय निकाय गवर्निंग बॉडी है, इसकी अध्यक्षता की है। तो इसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? तो श्रम और रोजगार सचिव श्री अपूर्व चंद्रा को अक्टूबर 2020 से लेकर के जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय या जो गवर्निंग बॉडी है उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो याद रखिए किसे चुना गया है? श्री अपूर्व चंद्र को। अब हम लोग बात कर लेते हैं यह जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसका जो शासी निकाय गवर्निंग बॉडी है इसके बारे में। तो जो इसकी गवर्निंग बॉडी है यह ILO का अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का शीर्ष कार्यकारी निकाय है, जो कि नीतियों, कार्यक्रमों मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो नीतियां हैं, उसके कार्यक्रम हैं, एजेंडे हैं और बजट का निर्धारण करने का कार्य करता है। और महानिदेशक का जो चुनाव का कार्य भी जो है इसी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसकी यह जो शासी निकाय है गवर्निंग बॉडी, इसकी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में प्रतिवर्ष 3 बैठकें होती हैं, साल में 3 बैठकें होती हैं। अब थोड़ी चर्चा हम लोग ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कर लेते हैं। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की एक एजेंसी के रूप में की गई थी। इसे वर्ष 1919 में वारसाई की संधि के द्वारा स्थापित किया गया था। तो याद रखिए कब इसको स्थापित किया गया? 1919 में। और किस संधि के द्वारा? वारसाई की संधि के द्वारा। इसके बाद आगे चल करके वर्ष 1946 में यह जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है यह यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। मतलब संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेषीकृत एजेंसी कौन रही बनी है? तो ILO बनी। इसके बाद वर्ष 1969 में ILO ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने कार्यों के लिए, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता या इसे प्रदान किया गया। और इसके अलावा जो ILO है यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है जिसमें 3 पक्ष शामिल है, जिसमें जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ एक मंच पर लाने का कार्य करती है। और इसका जो मुख्यालय है वह आपके स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी जारी की जाती है, जैसे कि विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण, इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। दूसरा है वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट या इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट। आगे बात कर लेते हैं इजराइल सूडान समझौते के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि दशकों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए सूडान, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, और इजराइल एशियन कंट्री है, तो सूडान और इजराइल द्वारा अमेरिकी मध्यस्थता में एक समझौते के तहत संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमति जताई गई है। अब यह जो समझौता इजराइल और सूडान के मध्य हुआ है, इस समझौते के बाद सूडान जो है पिछले 2 महीनों में यहूदी राज्य अर्थात इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाने वाला तीसरा अरब कंट्री बन गया है। इसके पहले अभी देखें तो सूडान वर्ष 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से ही तकनीकी रूप से इजराइल के साथ युद्धरत रहा है तथा सूडान से पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE और बहरीन ने इजराइल के साथ इसी प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इजराइल और जो फिलिस्तीन संघर्ष रहा है जिसके मद्देनज़र जो है वर्ल्ड 2 खेमों में बटा, इसको देख लेते हैं। तो ये जो पूरा विवाद है इजराइल और फिलिस्तीन का, ये ज़मीन को लेकर के विवाद है कि वहाँ पे जो ज़मीन है उस पर आधिपत्य किसका है। तो वर्ष 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद जो वहाँ की पवित्र भूमि, जिसे पवित्र भूमि माना जाता है, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला पार्ट इजराइल स्टेट बना, इजराइल राज्य। दूसरा वेस्ट बैंक जो है जॉर्डन नदी का पश्चिमी तट है। और तीसरा है गाजा पट्टी। वर्ष 1993 के ओस्लो समझौते के द्वारा जो है एक संघर्ष विराम की घोषणा की गई तथा समाधान के रूप में 2 राज्यों के गठन की रूपरेखा तैयार की गई, इजराइल और फिलिस्तीन। तो इस समझौते के तहत, ये जो ओस्लो समझौता था, इस समझौते के तहत वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों को सीमित समाधान देते हुए इन क्षेत्रों पर फिलिस्तीन अधिकार को मान्यता प्रदान की गई थी। आगे चलते हैं, अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में देखें तो यह जो इंडेक्स है यह एक सहकर्मी समीक्षित प्रकाशन, ये इंग्लिश में कहें तो पीयर
रिव्यूड पब्लिकेशन है जिसे प्रतिवर्ष बेल्ट वेल्ट हंगर हिल्फे तथा कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये जो संस्थाएं इनके द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। और यह वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर, मतलब तीनों स्तरों पर, वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख संबंधी आंकड़ों को तैयार करता है। और यह जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रैंकिंग है तैयार करने के लिए 4 संकेतक या 4 पैरामीटर के आधार पर इसकी गणना की जाती है। इस रैंकिंग को इस 4 पैरामीटर के आधार पर तैयार किया जाता है। अब ये 4 संकेतक या जो 4 इंडिकेटर हैं कौन कौन से हैं? तो पहला है अल्पपोषण, इंग्लिश में कहें तो अंडर नरिशमेंट। दूसरा है बाल निर्बलता, चाइल्ड वास्टिंग। चाइल्ड वास्टिंग का मतलब वजन जो है होता है लंबाई के अनुपात में, जो बच्चा है 5 वर्ष से कम का जो बच्चा है या 5 वर्ष तक का जो बच्चा है उसका वजन जो है उसकी लंबाई के अनुपात में कम होता है, तो इसे चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। ये तीव्र कुपोषण के अंतर्गत आता है। और तीसरा है बच्चों में नाटापन, चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब कि जितना उनका एज के साथ जितनी उनकी लंबाई होनी चाहिए उस हिसाब से लंबाई कम होती है, तो ये बच्चों में नाटापन, ये दीर्घ कुपोषण कहलाता है। इसके अलावा बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब बात कर लेते हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो मापक है, इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो पैमाना आप देखेंगे 0 से 100 अंकों के मध्य में इस पैमाने को लिया जाता है। तो 0 से 100 अंकों के मापक पर देशों की रैंकिंग की जाती है, जिसमें 0 का मतलब है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अर्थात भूख मुक्त देश, और 100 का मतलब सबसे खराब प्रदर्शन, मतलब कोई भी देश की रैंकिंग मतलब जो उसको अंक प्राप्त हुए हैं, जितना 0 करीब होगा उसकी पोजीशन उतनी अच्छी होगी, जितना वो 0 से दूर अर्थात 100 की तरफ जाएगा उसकी पोजीशन जो है हंगर के मामले में खराब होती जाएगी। और अन्य चीज़ों को देखें तो यदि ये जो इंडेक्स है 0 से 100 तक का जो ये मापक है, इसमें यदि 10 अंक से कम स्कोर है तो मतलब वो देश जो है भूख के निम्न स्तर वाला है। तो 10 अंक से कम स्कोर भूख के निम्न स्तर को, जबकि 20 से लेके 34.9 तक का स्कोर भूख के गंभीर स्तर को, और 35 से लेके 49.9 तक का स्कोर भूख के खतरनाक स्तर को, या 50 या उससे अधिक का जो स्कोर होता है वो भूख के अत्यंत चिंताजनक स्तर को बतलाता है। अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी की गई, इसमें भारत की पोजीशन को देख लेते हैं। तो भारत जो है 107 देशों के सूचकांक में 94वें स्थान पर, 94वें स्थान पर है, तथा यदि इसके पड़ोसी देशों को देखें तो बांग्लादेश 75वें स्थान पर और पाकिस्तान 88वें 88 स्थान पर। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत पीछे है। इसके अलावा रिपोर्ट में भारत को 27.2 अंक प्राप्त हुए हैं और इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। और 2 दशक पूर्व जो है भारत का स्कोर जो था 38.9 था और यह खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। तो यदि उस समय 2 दशक पहले से आज की तुलना करें तो भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। इसके अलावा यदि ब्रिक्स देशों के समूह को देखें, इसमें भारत की जो स्थिति अन्य सदस्यों की तुलना में इसका जो प्रदर्शन रहा है भारत का बहुत खराब रहा है। इसके साथ ही भारत जो है 107 देशों में से 94वें 94वें स्थान पर है और सूडान के साथ रैंक साझा करता है, मतलब सूडान और भारत की रैंकिंग 94 है, सेम है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद या आर्टिकल 263A के बारे में। तो यह संबंधित किससे है? तो संविधान में अनुच्छेद 363A या 363A को संविधान के 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से सम्मिलित किया गया था। तो याद रखिएगा कि संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इस संशोधन को प्रीवी पर्स उन्मूलन के लिए जाना जाता है, प्रीवी पर्स उन्मूलन के लिए जाना जाता है। अब वर्तमान में यह चर्चा का कारण क्यों रहा है? तो हुआ यह है कि हैदराबाद के आखिरी निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान के एक पोते, जिनका नाम है नवाब नजफ अली खान, इन्होंने हैदराबाद पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें निजाम के कुछ अन्य वारिसों पर FIR दर्ज करने की मांग करते हुए आरोप लगाया गया है कि ये जो इनके अलावा जो अन्य वारिस हैं उन्होंने ब्रिटेन बैंक में जमा निजाम का जो 35 मिलियन पाउंड की राशि है उस पर दावा करने के लिए झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। और इसी के तहत इन्होंने कहा है कि यह जो कदम है, ये जो झूठे दस्तावेज दिए गए हैं, यह संविधान के अनुच्छेद 363A का उल्लंघन करता है। तो इसी वजह से अनुच्छेद 363A चर्चा में आया था।
आगे बात कर लेते हैं लीलावती पुरस्कार 2020 के शुभारंभ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं यह लीलावती पुरस्कार किससे संबंधित है। तो लीलावती पुरस्कार जो है तकनीकी शिक्षा नियामक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसकी एक पहल या इनिशिएटिव है और इसका उद्देश्य AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थानों द्वारा महिलाओं के साथ समानता और निष्पक्षता के व्यवहार के प्रयासों को मान्यता देना है। लीलावती पुरस्कार की जो थीम है वह है महिला सशक्तिकरण और इसका उद्देश्य, इस पुरस्कार को देने का जो उद्देश्य है वो पारंपरिक भारतीय मूल्यों का उपयोग करके स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। लीलावती पुरस्कार का जो उद्देश्य है यह महिलाओं के बीच साक्षरता, रोजगार, प्रौद्योगिकी, ऋण विपणन, नवाचार, इनोवेशन, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधन और अधिकार जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आगे बात कर लेते हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल या शॉर्ट में कहें तो QRSAM। तो यह क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यह जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM है, यह कनस्तर आधारित प्रणाली है जिसका अर्थ है कि यह विशेष रूप से डिजाइन किए गए डिब्बों के रूप में संग्रहित एवं संचालित होती है। यह एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली तो सैम का मतलब क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे DRDO द्वारा मुख्य रूप से दुश्मन के हवाई हमलों से जो सेना के बख्तरबंद कतार रहेंगे उनको सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु इसको डिजाइन एवं विकसित किया गया है और इस संपूर्ण शस्त्र प्रणाली को वायु सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम एक मोबाइल एवं गतिशील प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया गया है और इसे सेना में शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया और इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 25 से 30 किलोमीटर है। आगे बात कर लेते हैं हरिकेन आयोटा के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट है कि हाल ही में हरिकेन आयोटा के कारण मध्य अमेरिका के निकारागुआ में भारी भूस्खलन हुआ है और यह जो हरिकेन आयोटा आया है यह 5वीं श्रेणी कैटेगरी 5 का तूफान बन चुका है। अब थोड़ा सा देखते हैं हरिकेन आने की अवधि क्या है। तो अटलांटिक क्षेत्र में हरिकेन आने का जो मौसम है वो जून से नवंबर तक जारी रहता है और यह अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी क्षेत्रों में आते हैं, जबकि पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में हरिकेन आने का मौसम 15 मई से लेकर 30 नवंबर तक रहता है। हरिकेन को जो है सैफियर सिम्पसन विंड स्केल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और इसमें हवा की गति के आधार पर इसे 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है। तो इस प्रकार से यह अभी 5वीं कैटेगरी में पहुंच चुका है। तो जो आपका हरिकेन है या आपके उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं ये सब एक ही है, मतलब ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही है। अब चूंकि यह निकारागुआ में है तो मैप में थोड़ा सा निकारागुआ की पोजीशन को देख लेते हैं। तो ये आपका उत्तर अमेरिका का मैप है, यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिको है और नीचे आएंगे ये मध्य अमेरिका वाला पोर्शन है पूरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेड कलर का निकारागुआ है और इसकी सीमा यदि देखें तो एक तरफ यह कैरेबियन सी से लगा हुआ है, मतलब ये कैरेबियन सी अटलांटिक ओशन का पार्ट है और इधर आपका पैसिफिक ओशन से भी लगा हुआ है। तो इसकी बाउंड्री या कैसे सीमा जो है दोनों समुद्रों को छूती है, एक तरफ अटलांटिक महासागर या अरेबियन सी को, दूसरे तरफ पैसिफिक ओशन को। और इसकी जो बाउंड्री किसे किसे लगी है, कोस्टरिका से, मतलब इसके जो पड़ोसी देश हैं कोस्टरिका है और होंडुरस है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन को देख लिया निकारागुआ को कि अब इसी आर्टिकल में आगे देखते हैं हरिकेन की उत्पत्ति के संबंध में। तो हरिकेन की उत्पत्ति जैसे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिस प्रकार की उत्पत्ति होती है सेम उत्पत्ति हरिकेन की भी होगी, क्योंकि हरिकेन क्या है, एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अथवा हरिकेन जो है उष्ण एवं आर्द्र वायु को ईंधन के रूप में मतलब अपने आप को उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसलिए अधिकांशतः ये जो है भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा है उसके निकट उष्ण सागरीय जल के ऊपर ये निर्मित होते हैं और ये जो जब उत्पन्न होते हैं तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में ये अगर बनते हैं तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर बनने वाले चक्रवात जो होते हैं वो वामावर्त, मतलब उनकी जो दिशा होती है चलने की वो वामावर्त दिशा काउंटर क्लॉकवाइज में होती है, जबकि भूमध्य रेखा के दक्षिण में बनने वाले जो चक्रवात होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दक्षिणावर्त दिशा अर्थात क्लॉकवाइज में घूमते हैं। इसके अलावा चूंकि ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं अलग अलग जगह पे उत्पन्न होने की वजह से
इनके नाम जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे कि अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है उसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। जैसे कि अमेरिका वाले, उत्तरी अमेरिका वाला जो इलाका है, यहाँ पे जब उत्पन्न होता है तो हरिकेन कहते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, यहाँ इसे टाइफून कहते हैं। जैसे कि आपका ये जो चाइना सी वाला पोर्शन है, चाइना सी है या मतलब चाइना के तट पर हो गया, फिलीपींस हो गया, यहाँ सब जो आता है इसे टाइफून कहते हैं। जबकि जो बंगाल खाड़ी या अरब सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है उसे चक्रवात कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं लोनार झील के बारे में। तो लोनार झील को अभी रामसर साइट घोषित किया गया है। तो कॉन्टेक्स्ट यही कि हाल ही में महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की लोनार झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है, अर्थात इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स द्वारा कंजर्वेशन स्टेटस प्रदान किया गया है। कुछ समय पहले भी लोनार झील काफ़ी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि लोनार झील का जो पानी था वो रेड हो गया था कुछ बैक्टीरिया की वजह से। इसी में और देखें तो यह जो झील है, यह झील लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य का ही हिस्सा है और यह महाराष्ट्र की दूसरी ऐसी साइट है जो रामसर सूची में सम्मिलित की गई है। तो इस प्रकार से यह नासिक जिले में जो नंदूर मदमहेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे जनवरी 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, उसके बाद यह राज्य का दूसरा रामसर स्थल है। तो महाराष्ट्र में दो हैं, पहला नंदूर मदमहेश्वर था, दूसरा लोनार झील है। नंदूर मदमहेश्वर जो पक्षी अभ्यारण्य है ये गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। आगे चलते हैं, अगला है सूर सरोवर झील। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने आगरा की सूर सरोवर झील को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त स्थलों की सूची में शामिल किए जाने की सूचना दी है। मतलब इसे भी रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के भीतर स्थित जो सूर सरोवर झील है इसको कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा सूर सरोवर झील कहाँ पे स्थित है? तो आगरा में जो सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य वहां पर स्थित है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को वर्ष 1991 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था और यह झील जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। आगे बात करते हैं काकापो तोता के बारे में। तो यह काकापो तोता, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड काकापो तोता ने अभूतपूर्व रूप से दूसरी बार न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर 2020 प्रतियोगिता जीती है, इसलिए यह चर्चा में आता। यह जो आपका बर्ड ऑफ द ईयर प्रतियोगिता है, यह न्यूजीलैंड के पक्षियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड के स्वतंत्र संरक्षण संगठन जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड बर्ड द्वारा आयोजित एक वार्षिक प्रतियोगिता है। और यह जो काकापो तोता है यह तोते की सबसे भारी प्रजातियों में से एक है और काकापो तोता जिसे नाइट पैरट के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा इसे उल्लू तोता भी कहा जाता है। और यह न्यूजीलैंड का रतिचर यो न उड़ने वाला तोता, मतलब यह उड़ नहीं पाता है और रात में ही यह निकलता है, रतिचर है। और वर्तमान में इसकी संख्या जो है कितनी है? 147 है। तो इसकी संख्या से ही पता चलता है कि इसकी संरक्षण की स्थिति कितनी गंभीर है, मतलब कितनी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन में है यह। और आयुष्मान की रेड लिस्ट में देखें तो यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है तथा जो साइट्स है, साइट्स के जो परसिस्ट 1 या अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत इसको सूचीबद्ध किया गया है। इसको आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यह कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है काकापो तोता, जिसे उल्लू तोता भी कहते हैं, नाइट पैरट भी कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।